हेलो फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ पे स्पेशल प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे थे जितने भी अपकमिंग एग्जाम है 2022 के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे साइट पे विजिट नहीं करते हैं तो विजिट करते रहिएगा। बहुत सारे जॉब अपडेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। टेलीग्राम अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी बहुत छोटी मोटी जो अपडेट होती है वो आपको मिल जाती है। तो इस सीरीज़ का नाम है नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज़, जो आपका डेली 8 PM पे आता है। इसमें मिक्स टाइप के एमसीक्यू जो भी होते हैं आपके मिक्स टाइप के होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। इसका प्लेलिस्ट आपको इजीली मिल जाएगा, वहाँ पे पूरी की पूरी जितनी भी सेट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा वो सब आपको एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू पुट ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर बाय यूजिंग। अगर मान लो यहाँ पे कोई मतलब इलेक्ट्रिकल फायर होता है, मतलब बिजली के कारण कोई आग लगती है, हम यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होगा, मतलब अग्निशामक यहाँ पे पूछा गया है आग को बुझाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया होता है आपका CO2, ठीक है। अग्निशामक सबसे बेस्ट होता है आपका। अभी यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाटर भी हम लोग जो है यूज़ करते हैं अग्निशामक के फॉर्म में, ठीक है। ये आपका क्लास ए से होता है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर किस क्लास में आता है, तो क्लास ए में आता है, ठीक है। इसका जो रेंज है ना, इसका जो टाइम होता है ना वो लगभग 60 सेकेंड में, मतलब आग को जो है वो पुट ऑफ किया जा सकता है, मतलब बुझा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरीके जो CO2 होता है ये आपका क्लास बी और सी में आता है, ठीक है। ये आपका जो क्लास है ये और बी और सी में आता है। देखिए क्लास जो है आपका पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। जो क्लास होता है ना ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी रेंज भी पूछ लेता है, इसका रेंज कितना होता है। वाटर क्लास ए का जो रेंज होता है वो लंबा ही होता है, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो रेंज होता है। CO2 जो होता है क्लास बी और सी होता है, इसका जो रेंज होता है वो आपका 60 होता है, और ये जो है 10 से 20 सेकेंड में हम लोग आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा होता है आपका ड्राई केमिकल होता है। ड्राई केमिकल जो होता है आपका, ये भी जो है बी और सी की कैटेगरी में आता है। इसका जो रेंज होता है वो आपका मॉडरेट होता है आपका, ठीक है। इसका रेंज मॉडरेट होता है और 10 से 25 सेकेंड तक ये भी, मतलब ये ऑपरेटिंग टाइम है आपका, ठीक है। ऑपरेटिंग टाइम इतना है आपका, मतलब इतने टाइम में वो आग को बुझा देगा, ठीक है। केमिकल हुआ। इसी तरीके से आपका होता है लिक्विड गैस की बात करते हैं, तो लिक्विड गैस भी जो है आपका बी और सी क्लास में ही आता है। इसका जो रेंज होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, 10 सेकेंड आपका टाइम लेता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम केमिकल फोम के बारे में बात करते हैं, तो केमिकल जो फोम होता है ये भी जो है आपका क्लास ए और बी में आता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट केमिकल फोम, ठीक है। और मॉडरेट ही होता है इसका भी जो है आपका जो रेंज होता है, और ये 10 से लेकर 30 सेकंड में आपका आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है आपका दो चीज़ें और आती हैं आपकी, जैसे कि मान लो बकेट ऑफ सैंड, मान लो बालू की अगर हम बात करते हैं, या फिर ड्राई पाउडर, ये भी हम यूज़ करते हैं अग्निशामक के रूप में। ड्राई पाउडर तो ये आपका क्लास ही ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने देखा है, और क्लास डी में आता है। और एक आता है आपका वेट केमिकल, अगर पूछता है तो ये आपका आता है। देखो ये सब भी शायद क्या बोलते हैं कि यूपीपीएसएल में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। अब किस ईयर आए थे याद नहीं है, लेकिन शायद अग्निशामक से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्लास आपको याद रखना है, रेंज, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे आपका जो लिक्विड गैस होगा ना ये मिनिमम टाइम लेता है आपका 10 सेकेंड। इसको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड में रखिएगा। पूछ लेगा कि मिनिमम आप जो पुट ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर सबसे कम, मतलब कम टाइम में जो है आग को बुझा दे, तो वो आपका लिक्विड गैस होता है जो आपका क्लास BC में आता है। ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल फोम जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपका CO2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस लिस्ट को लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लिस्ट को लिख लीजिएगा, और यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम बस इसी का ध्यान रखना है आपका लिक्विड गैस का। ये आपका AE के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जो लिक्विड गैस है ये आपका टाइम मैंने इसीलिए लिखवाया है क्योंकि AE के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। बाकी तो JEE ITI लेवल से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। आपका मैंने बताया ना कि क्लास से जो क्वेश्चन है वही आपका बनता है, तो क्लास को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लास को ध्यान रखिएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लास को ध्यान रखिएगा। बाकी टाइम वाइम थोड़ा देख लीजिएगा, और यहाँ पे बस यही है आपका, ठीक है।
चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलता ही है, देखने को मिलता ही है, आपने देखा भी होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक का जो एलॉय होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है ब्रास को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो ब्रास जो होता है, यहाँ पे कुछ लिख लो। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रास होता है ना, ये आपका कॉपर और जिंक का यूज किया जाता है। ठीक है, कॉपर और जिंक के जो एलॉय होते हैं वो आपका ब्रास होता है। उसके बाद बी से ही आपका होता है ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज का लिख लो, जो ये होता है आपका कॉपर और टीन होता है। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं और सबका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो अगर ये लिस्ट मैं इंडिविजुअल लिखवा दूंगा, ठीक है, इंडिविजुअल जैसे कि आपका अलग से। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली आपका क्या बोलते हैं फ्लो डायग्राम शॉर्ट से अभी क्वेश्चन मैंने इंडिविजुअल लिखवाया था, उसी तरीके कोशिश करूंगा कि इसका भी बहुत सारे लिस्ट हैं इसके। ठीक है, टेम्परेचर पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है आपका, फिर कितने टाइप के अलॉयस मतलब मिक्सर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल देखो ब्रास का इंपॉर्टेंट है, ब्रोंज का आपको याद रखना है, फिर आपका जर्मन सिल्वर का याद रखना है। ठीक है, जर्मन सिल्वर का ये आपका यूज किया जाता है, काफी ज्यादा इसमें यूज होता है। कॉपर होता है आपका, जिंक होता है, प्लस निकिल होता है आपका। ठीक है, इसी तरीके से निकल स्टील का भी याद रखिएगा, निकल स्टील, इसमें आपका यूज किया जाता है आयरन प्लस निकिल। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है आपकी। बाकी एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपको थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे न्यू टाइप के अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये रिसेंटली अभी अदर स्टेट में देखने को मिला था। ठीक है, आपका ये क्या बोलते हैं यही का ही एग्जाम था, उसमें शायद अदर स्टेट में ये अरुणाचल प्रदेश साइड में कोई क्वेश्चन आपका मतलब यहाँ से पूछा था। तो देखो कंपनी तो सेम ही है इंडिया में, आपको मैंने जैसे कि बार बार बताया कि दो ही तीन कंपनी है आपका। ठीक है, फेमस, तो वहां से क्वेश्चन यहाँ बना था आपका डूरेलुमिन। ठीक है, डूरेलुमिन ये जो है पूछा गया था कि किसका एलॉय होता है, तो ये जो होता है एल्युमिनियम का एलॉय होता है। ठीक है, इसमें जो होता है इट इज एल्युमिनियम एलॉय होता है। डूरेलियम जो होता है इसको लिख लीजिएगा, इट इज एंड एल्यूमिनियम एलॉय। इसमें जो होता है देखो यहाँ पे जो होता है ना, इसमें आपका कॉपर और मैग्नीज। ठीक है, कॉपर मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है आपका। ठीक है, मैग्नीशियम और थोड़ा सा मतलब आपका एल्युमिनियम यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, अब सोच लो एडवांस में ये सारे क्वेश्चन आपके बनने हैं। ठीक है, जो मेरे हिसाब से तो आपके बुक में नहीं होगा। ठीक है, मतलब श्योर है कि आपकी ये सारी चीजें बुक में नहीं होगा आपका, लेकिन एक एग्जाम में अपने को कुछ करके एग्जाम होता है यार, वहां पे पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि पेपर रिसेंटली जो भी इंडिया में कंडक्ट होता है जेई लेवल पे, मैं पूरा कंसीडर यहाँ पे करता हूँ, देखता हूँ, तो यहाँ पे डूरेलियम का पूछा गया था। ये एल्युमिनियम का एलॉय होता है जिसमें कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम ये आपका यूज किया जाता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा आपका एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है मेनली आपका एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज होता है आपका। ठीक है, अगर यूज की पूछ लेगा तो, ठीक है, यूज अगर पूछेगा तो याद रखिएगा। बाकी आपका सीट और सीट उट के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, एरोप्लेन्स में जो आपके सीट हो रहे हैं उसके फिर रिवर्ट वर्ट भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ड्यूरेलियम का याद कर लिया, तो इसी तरीके से एक नया और ले लो। ठीक है, हिंडेलियम। ठीक है, अगर ये ए में बना है तो इजिली ये भी बन सकता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके बुक में नहीं मिलने वाला है। यह है आपका कॉपर और मतलब थोड़ा बहुत एल्युमिनियम होता है, यानी रेस्ट एल्युमिनियम लिख लो। ठीक है, रेस्ट एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, तो इस सीरीज का नाम क्या है, नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू, इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें न्यू है। ठीक है, ये आपका बुक में नहीं मिलने वाला है, आप उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ए में आया था 2019 के एग्जाम में अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 2 एग्जाम में आ चुका है, मैंने इसको 2 बार देखा था, अभी ये नहीं पूछा गया है, तो देख लीजिएगा इधर भी। ठीक है, तो ठीक है,
तो ये पूरी लिस्ट है भाई, इसको याद रखिएगा। बाकी देखो इंडिविजुअल जो है मेल्टिंग पॉइंट हुआ, ये सारी चीज़ें मैं अलग से लिखवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अलॉय हैं और इंडिविजुअल सबका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग है, तो कोशिश करूंगा एक दिन, ठीक है, कि उसको अलग से लिखवा दिया जाए। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन पे जो है ड्यूरेलियम रखा गया है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन में मैंने रखा है क्योंकि ये एग्जाम में बना हुआ है। बाकी ब्रोंज, निकेल और ब्रास का तो आपको बुक में मिल जाएगा, तो इजिली आप इसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसका लिखवा दिया है, और बाकी जो एक्स्ट्रा में है, जो न्यू है आपके, वो भी है आपका, ठीक है, यहाँ पे। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया, हाउ मेनी फुल एंड हाफ एडर आर रिक्वायर्ड टू ऐड 16 बिट नंबर, यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमें जो है n बिट बाइनरी एडर को अगर यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे एक हाफ एडर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कितना हाफ एडर? 1 हाफ एडर, एक हाफ एडर की रिक्वायरमेंट होती है, और n-1 फुल एडर की रिक्वायरमेंट होती है आपका, ठीक है। ये बस फार्मूला अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब इसको लिखवाना आई थिंक सर, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा भूल जाओगे। इफ वी वांट टू ऐड टू n bit binary adder than its requires, ठीक है, 1 हाफ एडर और n-1 फुल एडर, ठीक है। यानी नंबर ऑफ हाफ एडर कितना चाहिए आपका? 1 होगा, ठीक है, और फुल एडर पूछेगा तो n-1 होगा। तो यहाँ पे आपका चाहे 16 बिट हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर यहाँ पे 2n बिट की बाइनरी को अगर आप ऐड कर रहे हो ना, तो यही फार्मूला आपको यूज करना होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई के एग्जाम में आपको श्योर मिलेंगे, हो सकता है टेक्नीशियन के भी एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि इजिली आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ज्यादा आपका हैवी नहीं है। तो यहाँ पे आपका कितना दिया गया है? 16 बिट दिया गया है। तो इजिली हमें हाफ एडर तो इजिली पता है भाई, हाफ एडर आपका कितना होगा? वो आपका 1 ही होगा। लेकिन जो फुल एडर है वो आपका कितना होगा? फुल एडर निकालने के लिए n-1, यानी 16 बिट है तो 16-1 बटा कितना माइनस, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आंसर बन जाएगा आपका। चौथा ऑप्शन बनेगा, एक हाफ एडर होगा और 15 फुल एडर होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ट्रेंड आप देख ही रहे हो कि आपका एग्जाम में आ ही रहा है आपका, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेंड आ ही रहा है, इसीलिए मैंने इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है धीरे धीरे, जो आपके थोड़ा सा आपको मतलब इम्प्रूवमेंट होगा। चलो आगे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, मैच लिस्ट, नेम द रिएक्टर एंड द कूलेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर पर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका कूलेंट दिया गया है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रिएक्टर है और ये आपका कूलेंट दिया गया है, ठीक है। इसमें मैच करना है हमें लिस्ट को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर वैसे सही जो होगा आपका, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा होगा, मतलब पहले का ये हो जाएगा, ठीक है, पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का आपका यहाँ से मैच करा लो, डी होगा, तीसरे का जो होगा वो आपका बी होगा, चौथे का जो होगा वो आपका लिक्विड सोडियम होगा। अब यहाँ पे देखो, कुछ रिएक्टर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिएक्टर यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। रिएक्टर से तो क्वेश्चन बनता ही है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टर हमारे पास रिएक्टर होते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। यूपीपीसीएल का ये सब फेवरेट टॉपिक है आपका, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूपीपीसीएल का सब फेवरेट टॉपिक है। रिएक्टर होता है आपका एजीआर करके होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर, ठीक है। एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर होता है जो हमारे पास पहला रिएक्टर यूज किया जाता है। दूसरा आपका काफी ज्यादा पूछा जाता है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, ठीक है। इसे हम PWR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे ये भी आपका पूछा जाता है BWR, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं बॉइलिंग
बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। और चौथा हमारे पास यूज होता है FBR। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान देना, ठीक है, और एक चीज यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा, छोटा सा ही है कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से रिएक्टर नहीं है, ठीक है। अभी जैसा कि आपको पता है कि ये ट्रेंड अभी चल ही रहा है कि नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी रिएक्टर आपको लिखवा दिया है, ठीक है। एडवांस गैस कूल रिएक्टर यूज होता है, प्रेशराइज और बॉइलिंग वाटर और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये आपके रिएक्टर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या घुमा के पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा यूज नहीं किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको चारों लिस्ट दे दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखे रहिएगा। अब देखो यहाँ पे मॉडरेटर पूछता है कभी कभी कि किसके लिए कौन सा मॉडरेटर यूज करते हैं, ठीक है। और कभी कभी कूलेंट भी पूछ लेता है कि किसके लिए कौन सा कूलेंट यूज करते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसमें कौन सा ईंधन यूज होता है, फ्यूल, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो कूलेंट से था ना, कि आपका रिएक्टर दिया था कूलेंट, जरूरी है नहीं कि आपका यही क्वेश्चन बने, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखो एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर में जो मॉडरेटर यूज करते हैं वो हमारा होता है ग्रेफाइट, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में हम यहाँ पे जो यूज करते हैं मॉडरेटर, ये आपका वाटर ही यूज होता है, लेकिन वो प्रेशराइज वाटर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको मॉडरेटर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर में आपको बस ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट यूज करते हैं मॉडरेटर के लिए, लेकिन प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में आपको ध्यान देना है कि सिर्फ वाटर यूज करते हैं, वो भी कौन सा, प्रेशराइज वाटर, ठीक है। प्रेशराइज वाटर यहाँ पे यूज करते हैं। बॉइलिंग वाटर के लिए देखो नॉर्मल ही वाटर चाहिए हमें, ठीक है, यानी ऑर्डिनरी वाटर ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के एक चीज दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, शायद आइडिया नहीं है, इसमें कोई मॉडरेटर यूज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा नो मॉडरेटर यूज, नो मॉडरेटर यूज। और यही पूछा गया था, कई बार पूछा गया है आपका, ठीक है। तो आपको सब ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि मतलब बस जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया वही आपको माइंड में लेके चलना है, ठीक है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, एग्जामिनर मान लो उठा के कुछ और पूछ दे। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये याद रखना है कि इस रिएक्टर में हमारा ये मॉडरेटर यूज होता है, और चौथा वाला यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में आपको रखना है, ठीक है। बस आपका मेन यही दो इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। बाकी ये दोनों भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं है, ये तो नॉर्मली ही याद हो जाएगा ना। प्रेशर वाइजर रिएक्टर है तो आपका प्रेशराइज वाटर ही यूज होता है, बॉइलिंग है तो ऑर्डिनरी वाटर होता है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि अगर कोई फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तो फास्ट में आपका कोई मॉडरेटर यूज नहीं होता है ना, एडवांस में आपका ग्रेफाइट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब पहले क्वेश्चन है। अब कूलेंट पे हम चलते हैं। तो एडवांस गैस कूल रिएक्टर में जो कूलेंट होता है ना, वो CO2 यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके यहाँ पे भी कूलेंट में हम प्रेशराइज वाटर ही यूज करते हैं। देखो ये कितना इजी है आपका, ठीक है, नाम से ही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इसमें भी आपका ऑर्डिनरी वाटर यूज करते हैं, इसमें भी ऑर्डिनरी वाटर यूज करते हैं। तो कूलेंट में आपको बस ये पहले का याद रखना है और ये लास्ट वाले का याद रखना है, ठीक है। इसमें लिक्विड सोडियम यूज करते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है भाई। बस आपका माइंड में बस ये रखिएगा कि पहला जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और जो चौथा है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी मॉडरेटर CO2 याद रखना है। और यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोई मॉडरेटर यूज नहीं होता है, और यहाँ पे कूलेंट के फॉर्म में लिक्विड सोडियम यूज होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गोला मार दिया है, ठीक है। ये आप पहले आप प्रेफरेंस रखिएगा, बाद में ये दोनों अगर नहीं भी याद रखोगे ना तो ये आपका हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे पूरी आपको मतलब एक तरीके से क्या होता है, टेबल बोल सकते हो आप इसे, ठीक है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम ईंधन की बात करें ना, तो एडवांस गैस कूल रिएक्टर में जो ईंधन हम यूज करते हैं वो यूरेनियम यूज करते हैं, ठीक है, यूरेनियम। तो इसको रख लीजिएगा। और इसमें आपका इसमें जो है दोनों में, जैसे प्रेशराइज हुआ और बॉइलिंग वाटर, इसमें जो होता है आपका ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, यूरेनियम ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। और ये आपका फ्यूल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, यूरेनियम 235 और 238, 235 और 238 ये यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ईंधन के फॉर्म में यही आपका इंपॉर्टेंट है, पहला और चौथा ही, ठीक है। दूसरा और तीसरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है, जितना कि पहला और चौथा ही इम्पोर्टेंट है।
ये आपको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, पहला और चौथा, ठीक है, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, पहला और चौथा एकदम अच्छे से याद रखिएगा, इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, ये पहला, ठीक है, और ये आपका चौथा, सभी चीज़ें याद रखिएगा पहले और चौथे का, ठीक है, कि कौन सा रिएक्टर है, कौन सा मॉडरेटर है, कौन सा कूलेंट यूज़ करेंगे, कौन सा ईंधन यूज़ करेंगे, ठीक है, आपको सब याद रखना है यहाँ पे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे दिया गया है द पर यूनिट इम्पीडेंस जो है आपका इतना मेगा वोल्ट एम्पियर और 33 के बी जनरेटर इज वन द ओमिक वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पर यूनिट जो इम्पीडेंस है वो आपका कितना ये दिया गया है आपका जनरेटर का, ठीक है, पर यूनिट जो इम्पीडेंस है वो आपका 1 दिया गया है और ओमिक जो वैल्यू है इम्पीडेंस का वो आपका पूछा गया है, ठीक है, ये आपका ओमिक वैल्यू ये आपका पूछा गया है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, ओमिक वैल्यू आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो पर यूनिट इम्पीडेंस होता है लिख लीजिएगा, पर यूनिट जो इम्पीडेंस होता है ये आपका होता है एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल होता है आपका एक्चुअल इम्पीडेंस अपान बेस इम्पीडेंस, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, पर यूनिट इम्पीडेंस बराबर होता है एक्चुअल इम्पीडेंस अपान बेस इम्पीडेंस। तो यहाँ पे जो पर यूनिट इम्पीडेंस होगा ये आपका ओमिक वैल्यू इंटू मेगा वोल्ट एम्पियर बेस अपान केवी स्क्वायर अपान बेस, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यही फार्मूला आता है, ये फार्मूला आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, पर यूनिट इम्पीडेंस बराबर आपका ओमिक वैल्यू इम्पीडेंस मेगा वोल्ट एम्पियर बेस अपन केवी स्क्वायर अपन बेस, ठीक है, ये होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये आपका पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ से हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसका इधर गुणा हो जाएगा ना जे पर यूनिट, और ये हो जाएगा केवी स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा जो आपका ये बेस होगा, और नीचे आ जाएगा आपका मेगा वोल्ट एम्पियर बेस, ठीक है, तो यहाँ पे जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो आपका 1 है और मेगा वोल्ट ये आपका केवी कितना है 33, तो 33 का स्क्वायर करिएगा बटा इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करिएगा और 1089 आपका ये 1 ओम बनेगा शायद, ठीक है, ये आपका पहला जो आंसर होगा वो आपका बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है आपका, यहीं से आपका जो है आपका एक और क्वेश्चन बनता है आपका, मान लो न्यू और ओल्ड करके आपने जाना ही मतलब जान ही रहे होगा, उस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, न्यू इतना है ओल्ड इतना है तो पर यूनिट न्यू कितना होगा, ठीक है, तो बस वही है आपका, यही फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका यही लगता है आपका, यहाँ पे 2/1 कर दो, यहाँ पे भी 2/1, 1 का मतलब कि ओल्ड है और 2 का मतलब क्या है आपका न्यू है, ठीक है, तो यहाँ से भी वही उसी कॉन्सेप्ट यहाँ से भी फार्मूला बनाएंगे, वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके, शॉर्ट सर्किट करंट पूछ लेगा यहाँ पे, ठीक है, मेगा वोल्ट एम्पियर अपान पर यूनिट रिएक्टेंस, ठीक है, 3-4 अल्टरनेटर हैं, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टाइप का मतलब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से हर एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे जेई का हो चाहे आपका एई का एग्जाम हो, यहाँ से पर यूनिट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 फार्मूले हैं, वहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं रख रहा है, मतलब रखा है इस सीरीज़ में जो आपके एग्जाम पैटर्न से आपका ताल्लुकात न रखते हों, ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये डाटा बेस क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये किसी एग्जाम का है, मतलब दिया गया था इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा आपका मैग्नेटिक का पूछा गया है, तो ये आपको होता है 377 ओम, ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा,
तो यहाँ पे जो है आपका एक आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होता है, जो भी आप वेव फॉर्म यूज़ करते हो, ठीक है, उसी का जो रेशियो होता है ना, ये आपका और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यही आपका रेशियो होता है, ठीक है। और ये होता है आपका जी इंटू मेगा म्यू अपान लैम्डा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये जो होता है आपका, ये पूरी क्वांटिटी एन जीरो के बराबर होते हैं, लगभग 120 पाई के बराबर। अब यहाँ पे 100 पाई का मान रखेंगे ना, तो यही आपका 377 आपका बनता है, ठीक है। मैंने इसको बस उस तरीके से उठाया है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान दिखेगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरे ऑप्शन की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। 377 ओम आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच टाइप ऑफ मोटर could be provided given the speed torque characteristic। यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये आपका परसेंटेज सिंक्रोनस स्पीड दिया गया और ये आपका परसेंटेज टार्क है आपका, ठीक है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो ऑपरेट होता है। तो ईजिली ये जो होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। जिसमें हम दो कैपेसिटर यूज़ करते हैं, एक तो कैपेसिटर स्टार्ट यूज़ करते हैं और आपका शॉर्ट टाइम के लिए, और कैपेसिटर रन यूज़ करते हैं परमानेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर जो रन मोटर होता है, इजली यहाँ पे आपका रोटर होता है, मोटर होता है, और यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक आपका ये मान लो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है, आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग मान लो इसे, ये आप मान लो, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये होता है आपका मेन वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज़ होता है, दो कैपेसिटर यूज़ होते हैं, ये फिगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका फिगर है, सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ से देखो क्वेश्चन बनता है आपका, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका क्या है भाई, मेन वाइंडिंग है आपका, ठीक है, मेन वाइंडिंग है आपका। और ये आपको मान लो रनिंग नहीं ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ठीक है, आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यहाँ पे जो आपका स्टार्ट कैपेसिटर है और ये आपका रन कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आपका स्टार्ट कैपेसिटर और ये आपका रन कैपेसिटर है। तो ये यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये जो है आपका ये जो ग्राफ है आपका परसेंटेज सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी आपका जो टार्क है कुछ टाइम तक बढ़ेगा, उसके बाद आपका गिरता जाएगा, ठीक है। ये आपका यूज़ होता है दोनों कैपेसिटर जब यूज़ हो गए तब, ठीक है। बाथ कैपेसिटर यूज़ जब मान लो दोनों कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये तब होगा आपका जब आपका ये आपका रन कैपेसिटर, ठीक है, रन कैपेसिटर के कंडीशन में यूज़ होगा आपका, ठीक है। तो मान लो स्टार्टिंग में तो हम स्टार्टिंग में क्या है कि स्टार्ट का मतलब स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं मोटर को तो रन कैपेसिटर और स्टार्ट दोनों एक साथ कनेक्ट होता है ना, जिसके वजह से आपके यहाँ पे जो टार्क होता है काफ़ी अच्छा मिलता है, हमें काफ़ी ज़्यादा टार्क होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिसकनेक्ट कर देते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिक जब स्पीड पिकअप होती है 70 से 80%, तो यहाँ पे जो ये स्विच है ऑटोमेटिक कट हो जाता है, जिसके वजह से रन कैपेसिटर के थ्रू ही आपका जो मोटर है वो रन करता है ना। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपको दिखाया गया डिस्कनेक्ट होता है, तो ये रन की वजह से आपका जो करता है ना, तो यहाँ पे जो टार्क है वो आपका गिर जाता है और जो पावर फैक्टर होता है आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कैपेसिटर जो स्टार्ट होता है ना, ये आपका टार्क के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब टार्क को अच्छा करने के लिए। और जो कैपेसिटर रन होता है ना, ये आपका यूज़ किया जाता है आपका पावर फैक्टर को बेस्ट करने के लिए, मतलब ज़्यादा करने के लिए। तो बस यही है, आपका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट हम यूज़ करते हैं आपका टार्क को बढ़ाने के लिए और कैपेसिटर रन पावर फैक्टर को। तो यहाँ पे अगर दोनों कैपेसिटर यूज़ होगा तो सिंपली बात है कि टार्क को बढ़ाना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो टार्क क्या है आपका, जो टार्क है वो आपका मैक्स मिलेगा। लेकिन अगर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होता है तो उस कंडीशन में आपका टार्क तो कम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका टार्क जो होगा कम होगा, लेकिन यहाँ पे जो पावर फैक्टर वो आपका बढ़ जाएगा।
तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का जो कैपेसिटर होते हैं, जहाँ पे 2 टाइप कैपेसिटर मतलब यूज़ किया जाता है ना, इसका जो यूजेज होता है ये आपका पंपिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर के लिए भी यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटर में आप देखिएगा पीछे खोल के, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में आप रिले के पास जाइएगा, ठीक है, पीछे वहाँ पे रिले में जो होता है ना, वहीं पे आपको 2 टाइप कैपेसिटर रिले में ही मिल जाता है, और एयर कंप्रेशर में भी आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये आपका यूजेज होता है। अब यहाँ पे देखो छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं, बहुत लोग जानते भी होंगे। और देखो यहाँ पे जो है, यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में बना था, बहुत जगह क्वेश्चन बने हैं। यहाँ से देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटर जो स्टार्ट है और दूसरा जो है रन, इसकी रेटिंग पे, ठीक है। देखो मोटर जो होता है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में, ठीक है, कोई भी मोटर, ठीक है, कोई भी मोटर स्टार्टिंग में करंट क्या चाहिए उसे, ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लेता है, लिख लीजिए, ज़्यादा लेता है। तो कोई भी मोटर जो है स्टार्टिंग में मान लो करंट ज़्यादा लेता है, तो आई बराबर वी अपान रिएक्टेंस, ठीक है, ये आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस ले लो, ठीक है। तो कोई भी मोटर स्टार्टिंग में करंट क्या लेता है, आपका ज़्यादा ही लेता है। मतलब करंट अगर ज़्यादा ले रहा है तो यहाँ पे जो जो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो रिएक्टेंस होगा ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है, ये आपका लिख लीजिएगा, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव या कैपेसिटर रिएक्टेंस, कैपेसिटर का जो भी रिएक्टेंस होगा हम उसे इसे डिनोट कर रहे हैं। तो मान लो स्टार्टिंग में मोटर मान लो ज़्यादा करंट लेता है, तो करंट तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो रिएक्टेंस है वो हमें कम चाहिए ना। तो अब रिएक्टेंस कम चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो रिएक्टेंस कम करने के लिए रिएक्टेंस बराबर क्या होता है, 1/2π/f(c)(s). यस हमने लिखा स्टार्टिंग कैपेसिटर, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस समझ लो यहाँ पे। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये भी हमें कम से कम चाहिए, यानी स्टार्टिंग जो कैपेसिटर की जो रेटिंग है वो हमें क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें क्या पता चला कि जो हम स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर यूज़ करेंगे, यानी जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, ठीक है, स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होगा या कैपेसिटेंस होगा, इसकी जो वैल्यू होगी हाई वैल्यू होगी ना, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई, मतलब ज़्यादा हाई चाहिए। लेकिन ये सर्किट में कब तक बना रहेगा, बहुत ही कम टाइम तक, ठीक है, यानी इसकी जो टाइम रेटिंग होगी वो शॉर्ट टाइम रेटेड, ठीक है। तो इसकी जो रेटिंग होगी वो क्या होगी भाई, शॉर्ट टाइम रेटेड होगी। और स्टार्टिंग कैपेसिटर में हम यूज़ करते हैं कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ करते हैं। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। इसी तरीके से आपका जो ये वाला कंसेप्ट है, अभी इसको भी हम लोग देख लेंगे, और पहले लिख लेते हैं हम लोग। जो रनिंग कैपेसिटर होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो लो होती है, ठीक है, लो वैल्यू होती है। और इसका जो मतलब ये सर्किट में लंबे टाइम, क्योंकि रन है ना, तो रन का मतलब क्या हुआ, लंबे टाइम तक बना रहेगा, तो लॉन्ग टाइम रेटेड। जस्ट वन सेकेंड, लॉन्ग टाइम रेटेड, तो इसमें आपका आता है ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर, ठीक है, ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर यूज़ करते हैं। अब तो ये हमें पता चल गया ना कि स्टार्टिंग जो कैपेसिटेंस होता है उसकी जो हाई वैल्यू है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है ना, और जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो लो वैल्यू होता है। मतलब कुल मिला के जो ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर है इसकी वैल्यू क्या आती है, लो, और इलेक्ट्रोलाइटिक की जो वैल्यू होती है वो आपकी हाई। यही एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसकी कैपेसिटी कितना टाइम ज़्यादा होती है, तो 5 टाइम्स मोर होती है, ठीक है, 5 टाइम्स मोर होती है। आपका एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चन घुमा के दे दे कि ऑयल फील्ड की कैपेसिटी इलेक्ट्रोलाइट से कितना ज़्यादा होती है या कम होती है, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं।
तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5 टाइम तक कम होती है। अब देखो रन वाले में क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर मान लो हमारा मोटर अगर रन कर गया, ठीक है, तो नॉर्मल रनिंग कंडीशन में क्या होती है कि करंट की अब जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमें कम चाहिए। भाई स्टार्टिंग में क्या था, करंट ज़्यादा चाहिए था। अब रनिंग के कंडीशन में क्या होगा, करंट कम चाहिए, जिसके वजह से जो रिएक्टेंस है वो हमें अब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो रिएक्टेंस ज़्यादा रखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कैपेसिटेंस है रनिंग, वो उसकी जो रेटिंग होगी वो लो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सर्किट में जो रनिंग कैपेसिटर है वहाँ पे ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर यूज़ करते हैं ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये आपका रनिंग का हो गया और ये वाला जो है सब आपका स्टार्टिंग का हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके उठते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और बाकी कैसे रेटिंग करते हैं हम लोग, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है कि सर्किट में करंट स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो पूछ लेगा एग्जामिनर में, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया रखना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो जॉनसन काउंटर है इज आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो जॉनसन काउंटर होता है एक तरीके से ये मॉडिफाइड रिंग काउंटर ही होता है, जहाँ पे क्या होता है कि लास्ट में जो इन्वर्टेड जो आउटपुट जो होता है उसका इन्वर्टेड जो होता है वो लास्ट फ्लिप फ्लॉप, मतलब स्टार्टिंग में लास्ट जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना उसका जो आउटपुट है वो इन्वर्टेड करके उसको फर्स्ट में कनेक्ट कर देते हैं ना, उसे ही ये आपका मॉडिफाइड रिंग काउंटर होता है, इसलिए इसे ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है जॉनसन काउंटर का अगर मोड पूछा जाए तो ये 2n फ्लिप फ्लॉप जो होता है ये आपका यूज़ किया जाता है, मतलब 2n होता है जिसमें n जो आपका शो करता है फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। मोड ऑफ द जॉनसन काउंटर ये होता है आपका 2 × n होता है, ठीक है। अगर मोड पूछता है जॉनसन काउंटर का तो ये 2n होता है, जहाँ पे n जो होता है वो आपका फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, जो भी फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका मान लो 4 बिट का जॉनसन काउंटर दिया है और 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो रहे हैं ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो मोड जो होगा जॉनसन काउंटर कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका उठता है। और बाकी जॉनसन काउंटर को ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो जॉनसन काउंटर होता है ये आपका रिंग काउंटर का मॉडिफाइड वर्जन होता है, ठीक है। इसके जो आपका होता है इसमें जो आउटपुट होता है ना लास्ट फ्लिप फ्लॉप का, उसको इन्वर्टेड करके जो है हम इनपुट में पहले में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर उगर देखो, फिगर्स कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस आप इतना ही याद रखो, जो मैंने बताया बस उतना ही आपको ध्यान रखिएगा। तो चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन आपका दिया गया है, ABCD पैरामीटर का वैल्यू दिया गया, ठीक है। नहीं पूछा गया आपको। तो बस ये ध्यान देना कि A और D जो पैरामीटर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ये आपका लिख लीजिएगा, नो यूनिट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से भी, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। बी की जो यूनिट होती है ओम होती है, और सी की जो यूनिट होती है आपका महो यूनिट होती है, ठीक है। तो ये आपको मतलब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू 0 जेड बस जेड नहीं, इसका 1 होता है, इसका भी 1, ये जेड और ये 0, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से भी वैल्यू दे देता है। ए की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। डी की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। बी की वैल्यू जेड और सी की वैल्यू आपका 0। इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा और यूनिट ध्यान दीजिएगा आपका, ठीक है। ए की यूनिट नो यूनिट, डी की भी कोई यूनिट नहीं होती है, बी पैरामीटर का ओम और सी का महो होता है, ठीक है। तो इसको आपको कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्ट ऑप्शन देख के बता दीजिएगा, ठीक है। ए का कितना वैल्यू आ गया, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 की कोई यूनिट नहीं है। और डी का कितना होगा आपका, डी का जो होगा वो आपका 1 होगा, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है आपका। बी का यूनिट क्या है, ओम होगा ना, तो ये आपका बी है, देखो ये बी है, तो ये आपका 4 ओम हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो सी है उसका महो होगा, तो सी का कितना यूनिट है 7 महो आपका यहाँ पे जो होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बस इसको आंसर दे मतलब देख के करिएगा, बाकी यहाँ पे आपको नहीं वो करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगले यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑसिलेटर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय स्प्लिट कैपेसिटर इन टैंक सर्किट।
इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक मतलब कौन सा ऐसा ऑसिलेटर है जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो स्प्लिट कैपेसिटर जैसे होती है और टैंक सर्किट जैसा होता है आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉलपिट टाइप का जो ऑसिलेटर होता है, ये यूज़ होता है आपका। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम अगर फिगर की बात कर लेते हैं कॉलपिट ऑसिलेटर में, तो यहाँ पे जो है, तो वो मैं वीडियो को रोक के जो है फिगर कुछ बना दे रहा हूँ, ठीक है, टाइम बच जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे फिगर हमने बना दिया है, ठीक है, कॉलपिट ऑसिलेटर का ये फिगर है आपका, ठीक है। तो कॉलपिट ऑसिलेटर में क्या होता है कि आपका एक इंडक्टर होता है, ठीक है, ये आपका इंडक्टर होता है, और आपका एक साइड जो होता है आपका कैपेसिटर जो होता है वन स्प्लिट कैपेसिटर, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। इसी को यहाँ पे स्प्लिट कैपेसिटर बोला गया है, ठीक है। तो बस यही है आपका जो स्प्लिट कैपेसिटर है ना, जो C1 और C2 है जो आपका कनेक्टेड है यहाँ पे, ये और ये, ठीक है। तो कॉलपिट फर्टिलाइजर जो होता है एक इंडक्टर होता है और अदर जो है वन स्प्लिट कैपेसिटर होता है, ठीक है, एक साइड C1 और एक साइड C2, इसी को बोला है स्प्लिट है, ठीक है। तो ये चित्र से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है इससे, ठीक है, यहाँ पे जो है बाकी ये कैपेसिटर जो है वो फीडबैक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है ना, जो कॉलपिट ऑसिलेटर होता है, ये आपका मतलब साइनोसोडल जो है आपका आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये। यूज़ फॉर जनरेशन ऑफ साइनो यूज़ फॉर जनरेशन ऑफ साइनोसोडल सिग्नल आउटपुट सिग्नल वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। Used for the generation of sinusoidal output signal is very high frequency कॉलपिट आइसोलेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का आप लोग यहाँ पे जो है फिगर याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से कभी कभी फार्मूला देके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होता है 1/2π RC√6 होता है, ठीक है, ये आप फार्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है आपका, ठीक है। तो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी बाकी आपका वेन ब्रिज की अगर हम बात करें तो इसका भी फार्मूला याद रखिएगा, ये होता है आपका 1/2πRC होता है। तो जितने भी ऑसिलेटर होते हैं उनका फार्मूला याद रखिएगा, यूजेज जो होता है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ठीक है, यूजेज जरूर याद रखिएगा क्योंकि यूजेज से हर साल क्वेश्चन बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में, तो यहाँ पे जो होता है एक होता है आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है आपका, ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो होता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो होता है, इसका वेन ब्रिज होता है वो आपका 1 हर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। वेन ब्रिज ऑसिलेटर 1 हर्ट्ज से लेके 1 मेगाहर्ट्ज तक यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है या ये आपका जो है 1 हर्ट्ज से लेके थोड़ा सा ये ज़्यादा यूज होता है 10 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉलपिट की, तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, कॉलपिट का यूज होता है लगभग 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 100 मेगाहर्ट्ज तक यूज़ किया जाता है। और ठीक है, कॉलपिट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे भी देख रहे हो ना, तो इसको आपको याद रखना है कि कॉलपिट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 100 मेगाहर्ट्ज तक, बाकी 1 मेगाहर्ट्ज तक आपका वेन ब्रिज का होता है, ठीक है, और 10 मेगाहर्ट्ज तक आपका जो है RC फेज शिफ्ट का होता है। और एक और होता है आपका क्रिस्टल का, तो फिक्स होता है ना, एक आपका हार्टले हार्टले ऑसिलेटर का भी होता है ना, तो ये भी जो होता है काफ़ी, मतलब ये इसका यूज़ करते हैं लेस 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, लेस 100 मेगाहर्ट्ज।
और ये जो होता है आपका कॉलपिट ऑसिलेटर, ये आपका मतलब प्लस, ठीक है। 100 मेगाहर्ट्ज से थोड़ा सा आप ज़्यादा रख सकते हो इसको, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी ऑसिलेटर से देखिए क्वेश्चन बनता है तो उसको आप सब देख लीजिएगा, चित्र से क्वेश्चन जरूर देखिएगा और फार्मूला, ये जो दो चीज़ जरूरी है आपका। तो यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन है हमारा, मान लो कोई मल्टीप्लेक्सर है जिसमें आपका एन जो है डाटा इनपुट है और एम जो है वो आपका कंट्रोल इनपुट है एंड वन आउटपुट, ये आपका फार्मूला आपका पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मान लो ये आपका कोई मल्टीप्लेक्सर है आपका, ठीक है। ये आपका सिलेक्टेड लाइन आपका S1 S0 दो लाइनें हैं और ये आपका आउटपुट 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है भाई ये हमारा, जिसमें आपका 4 इनपुट हम लोग दे देते हैं, ठीक है। I0, I1, I2 और I3, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर होता है ना, यह मेनी टू वन होता है, मतलब मेनी टू वन, मतलब कि मेनी टू वन का मतलब कि इसे हम कभी कभी पैरेलल टू सीरीज भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पैरेलल टू सीरीज मतलब कि कई डाटा को, मतलब मेनी टू वन का मतलब इजीली समझ रहे हो, इनपुट में कई सारी लाइनें होंगी, 1 2 3 4, ठीक है। उसको एक सिंगल कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारी लाइनों का मतलब कि पैरेलल हुआ ना, तो पैरेलल को ये सीरीज में कन्वर्ट कर देता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनपुट होता है वो 2 के पावर m के फॉर्म में इनपुट यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो m होता है वो कंट्रोल लाइन होता है आपका, 2 के पावर m कंट्रोल लाइन होता है, ठीक है। इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं जो नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन होती है, नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन, ये होता है आपका log टू नंबर ऑफ इनपुट लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स। जैसे मान लो 4x1 का कोई मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, जिसमें 4 इनपुट हमें देना है, ठीक है। यानी 4 इनपुट का मतलब 2 के पावर m बराबर ये आपका 4 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम m बराबर लिखते हैं, m बराबर क्या होगा, log टू 4, ठीक है। m बराबर होगा log टू 4, अब यहाँ पे जो है इसे हम लिख सकते हैं log टू 4 का होगा कितना, 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से m की वैल्यू हम निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा ना, तो ये जगह 2 log 2 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू जो है कितना होगा आपका 2, यानी जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड लाइन है कितना आपका, ये है आपका नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, ठीक है, आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है, ये नॉर्मली यही फार्मूला यूज होता है, ठीक है। n बराबर 2 के पावर m, तो बस ये इजिली आपका एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस सेशन में, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर क्लास नहीं हो पाती है, टाइम ही मेरे पास बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस साइट पे ज़रूर विजिट करते रहिएगा, ठीक है। और बाकी जो है अगर आप जो है टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे छोटे मोटे अपडेट और बाकी जो भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्टिविटी चलती रहती है, तो वहाँ से भी आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मैं टेलीग्राम से ही देता हूँ, ठीक है। मान लो किसी दिन अगर वीडियो मूड नहीं है पढ़ाने का, तो अब वो चीज़ें यूट्यूब पे नहीं आती है ना, वो सारी चीज़ें आपका कहाँ पे आएंगी, टेलीग्राम पे ही छोटा मोटा जो भी अपडेट होता है वो टेलीग्राम पे ही दिया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम को जो है ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी साइट पे आप जॉब अपडेट ये सब बस आपकी जो है वो आपका जॉब अपडेट के लिए यहाँ पे आप विजिट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल ये सेशन जो है आपका चलता रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। डेली देखो क्वेश्चन तो थोड़ा कॉन्सेप्टुअल है, मानता हूँ 10 15 या 20 क्वेश्चन ही हो पा रहे होंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन में काफ़ी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि काफ़ी अच्छा लेवल के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड किया हुआ है, जिसके वजह से एक तरीके से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बनेगा, ठीक है। बाकी तो आप जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अलग से रख रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि जो और जितना मतलब दिया जा सके, ठीक है। ठीक है, अब जितना जो है डिटेल देना होता है, मतलब एक क्वेश्चन के साथ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो ज़्यादा इंक्लूडली अगर जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा एक एक क्वेश्चन पे टाइम चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इंडिविजुअल भी कुछ टॉपिक जैसे है मेल्टिंग पॉइंट की मैंने बात किया, मैं एलॉस की बात किया, ये सब इंडिविजुअली भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन में हम इंक्लूड करके करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा,
इसीलिए मैं यहाँ पे जो है आपको इंडिविजुअल वो सारी चीज़ें भी करा दूंगा। बाकी कोशिश यही रहेगी कि जितनी चीज़ें मतलब अगर इंक्लूड है तो वो सब मतलब एक क्वेश्चन के साथ जो भी मतलब लगता है कि हाँ एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें हैं तो वो सब मैं देता रहूँगा, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल कुछ पीसीएल में जो है कुछ इंडिविजुअल आपके जो टॉपिक है वो सब ऐड हुए हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे ऑटोकैड, मैटलैब, वो सब भी कोशिश करूँगा अलग से देने के लिए, ठीक है। इसमें आपको इंक्लूड नहीं करूँगा, वो सब कुछ क्वेश्चन आपको अलग से दे दिया जाएगा। बाकी ये आपका कोर पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए देखो कोर इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। मान लो पीएलसी का मैटलब ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, मान रहा हूँ मैं भी, लेकिन ये रेशियो इनका 25-30 क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब उस 25-30 क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप कोर को छोड़ते हो तो काफ़ी लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल आपको पता ही है कि छोड़ देने पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं करा दूंगा, इसका आप टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल जो जो है आपका जो कोर है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, वो सारी भी टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस सेशन को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपके लिए हम लोग जो है एफर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।